हेलो एवरीवन। सो आज डे 45 हार्ट चैलेंज का डे 13 है और आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी का बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। और जितने भी एक्ट्स आए हैं और जितने भी मतलब बेसिकली जितने रेगुलेशन और एक्ट्स लाए गए थे बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश क्राउन, उसको हम कवर करेंगे और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। सो अभी अभी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया है कि जो बिहार एपीओ का एग्ज़ाम है वो 15 जुलाई को है या जी 12 तारीख को रिलीज़ हुआ है। चलिए आगे आते हैं। सो आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दोनों फेस में, एक ब्रिटिश इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे और ब्रिटिश इंडिया में। ये फेस कहाँ से स्टार्ट होगा तो 1600 या बोल सकते हैं 1773 से लेके रिवोल्ट ऑफ 1857 तक और 1857 से लेकर के 1947 तक। तो ये टाइम फ्रेम रहेगा जितने भी एक्ट्स रेगुलेशंस आए हैं टू बेसिकली कंट्रोल और गवर्न द कंट्री, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और अगर समय मिलेगा तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी कवर करेंगे। फर्स्ट है इंडियन, ये हम घटना चक्र का जितना भी थ्योरी पोर्शन है वो और ऑल्सो एमसीक्यू पोर्शन को कवर करेंगे। और वी विल ऑल्सो रेफर ल्यूसेंट इफ़ रिक्वायर। बाकी इसमें इतनी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ल्यूसेंट में बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी मुझे लगा कि लिखी हुई, यहाँ पे हमेशा हर जो प्रोविज़न है एकदम सटीक है और यहाँ का जो पोर्शन होता है ना उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा चार्टर एक्ट था, कौन सा काउंसिल एक्ट था, कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, किस में क्या आया था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगा रहता है। तो अपन लोग बस एक हेडिंग पढ़ेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1973, इससे क्या बना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बना, कब बना तो 1774 को बना। और क्या बना तो और क्या बना इसमें, हम इस्टेब्लिशमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का, इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी से पिट्स इंडिया में क्या क्या बना तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना। ऐसे करके हम लोग खाली बस मेन हेडिंग्स को ही करेंगे और बाकी चीज़ों को स्किप करते हुए चलेंगे। तो हमारा एजेंडा रहेगा कितना कौन कौन से एक्ट्स को पढ़ने का। तो फर्स्ट है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1, फिर सेकेंड है हमारा एक और एक्ट आया था हमारा सेटलमेंट एक्ट, उसको भी देखेंगे, सेटलमेंट एक्ट। उसके बाद आया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद आया हमारा कॉर्नवालिस का 1886 का एक्ट था इसमें, हाँ ये एक्ट ऑफ 1786, ये कॉर्नवालिस लाए थे, एक ये हो गया। उसके बाद हो गया हमारा 1813 का हुआ एक एक्ट, 1833 का एक एक्ट हुआ और एक 1793 का भी है एक एक्ट। ऐसे करके अपन लोग उसको करने की कोशिश करेंगे। सो मूविंग ऑन, तो हम लोग आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द एक्ट ऑफ द एक्ट पास्ड फॉर ब्रिटिश इंडिया कंपनी रूल, दैट इज 1773 से लेके 57 या 57 ही बोल सकते, 53 भी दिया गया रहता है। देखिए जो भी एक्ट्स जो लाए गए थे ना, यहाँ पे 1813 में ऐसा बोला गया था, नहीं 1993 में बोला गया था कि हर 20 साल में हम एक्ट्स लाएंगे, ठीक है। तो 1993 के 20 साल कब हुए, 1813 में हुए। 1813 के 20 साल कब हुए, 1833 में हुए। ऐसे करते 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 हमारा 53 में, ठीक है। तो 33 के बाद में हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट एक्ट आएगा 1853। तो ये एक्ट भले आया और जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया का रूल था, मतलब कंपनी डायरेक्टली रूल कर रही थी, वो 1857 तक कर रही थी। तो ये भी बोल सकते हैं कि ब्रिटिश रूल के बारे में है और ब्रिटिश इंडिया कंपनी रूल जो है वो एक्ट यहाँ तक ही लाई थी, 53 तक ही लाई थी। इतना थोड़े से ज़्यादा अपने को डिटेल में नहीं जानना है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी रूल देखेंगे, कब तक चला है कंपनी रूल, 1773 से लेकर के 1853 तक। तो सबसे पहला हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया, कंपनी का रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट में हाँ 2-3 चीज़ें अपन नोट करते हुए चलेंगे। लेट्स टेक अ ब्लैंक पेज। सो रेगुलेटिंग एक्ट से हमारा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। ठीक है, ये कौन बना, तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव का नाम होना चाहिए, चलिए नहीं दिया कोई बात नहीं। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से बन गया, गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। और जो हमारी प्रेसिडेंसी थी दैट इज़ मद्रास बॉम्बे, वो बंगाल के कंट्रोल में आ गई। मतलब बंगाल टॉप में हो गया। टॉप में कौन है, बंगाल है, और बंगाल में अब क्या नाम हो गया उसका, गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, और जिसके नीचे कौन कौन हो गए, मद्रास उसके नीचे आ गया और हमारा बॉम्बे उसके नीचे आ गया। ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मिल गया उसको, किस किस का, मिलिट्री और नॉन मिलिट्री डिसीजंस का। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ जिसमें चीफ जस्टिस होंगे और अदर जजेस होंगे। कब कहाँ हुआ, फोर्ट विलियम में हुआ कलकत्ता में 1774 में। ठीक है, बाय दिस एक्ट 1774 में हुआ कलकत्ता में, कहाँ, फोर्ट विलियम में, फोर्ट विलियम में। और जो फर्स्ट इसके वो थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, ये था हमारा सर एलिजा इम्पे। अब यहाँ से सवाल आता है कि फर्स्ट सीजेआई कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, या जो बोल रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे H.J. कान्या। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर वहाँ अब ये बताइए कि फर्स्ट फीमेल कौन थी फिर, तो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस अभी तक बनी ही नहीं है। मे बी जस्टिस नागरत्ना बन सकती हैं अगर सब कुछ सही हुआ, नागरत्ना। तो फर्स्ट फीमेल जज बोल दिया जाए तो वो होंगी फातिमा बीबी, जस्टिस फातिमा बीबी। फिर उसके बाद है हमारा द एक्ट प्रोहिबिट सर्वेंट्स फ्रॉम ऑफ द कंपनी एंगेजिंग इन प्राइवेट। हाँ, ये एक्ट जो है वो प्राइवेट ट्रेड के लिए मना करता है, गिफ्ट लेने के लिए मना करता है इंडियन से, और ये जो है बेसिकली स्ट्रेंथन करता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का स्टैब्लिशमेंट हुआ था एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पर यहाँ पे दिया नहीं है, तो लेट्स सी लूसेंट बुक। चलिए अब इसको करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट को। मैंने लूसेंट में देखा, उसमें नहीं दिया गया है, ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो लेट्स स्किप, कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। मेन हमारा हो गया पहला, फर्स्ट एक्ट हमारा हो गया रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें 3 चीज़ें मैं नोट डाउन करूँगी, 2 चीज़ें नोट डाउन करूँगी। फर्स्ट वन इज़ दी गवर्नर जनरल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बन गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। ठीक है, फिर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ 1774 में, लेकिन एक्ट कौन सा था, 1773 का ही एक्ट है। और जो हमारा फोर्ट विलियम है वहाँ पे इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। फर्स्ट सीजे हमारे बने एलिजा इम्पे, हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे वही ट्रेड वगैरह के लिए मना किया गया, लेकिन उतना नहीं पूछेगा कि ट्रेड और मोनोपोली, मतलब ट्रेड और गिफ्ट लेने के लिए कौन सा एक्ट मना किया। फिर हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, सेकेंड एक्ट हमारा पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था। इसमें क्या किया गया, हमारा कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को डिफरेंट किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पॉलिटिकल मैटर्स देखेंगे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे कमर्शियल डायरेक्ट। ठीक है, कमर्शियल मैटर्स। अब देखो याद करने का क्या तरीका है, डायरेक्टर्स आज भी जिस कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, तो कंपनी क्या होती है, कमर्शियल बॉडी होती है। तो कमर्शियल अफेयर्स देखने वाले हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन करता है, पॉलिटिशियंस कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। ये दोनों चीज़ के बारे में अगर मैं देखूंगी, पिट्स इंडिया एक्ट 1970, सेकेंड है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1874,
1884 1784 क्या कर रही हूँ मैं, 1784, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हुआ, दो चीज़ें मैं नोट डाउन करूँगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जहाँ मैं कंट्रोल देखूँगी मेरे दिमाग में पॉलिटिक्स आनी चाहिए कि पॉलिटिक्स में तो कंट्रोल किया जाता है, तो ये है पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल कंट्रोल कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल पावर रखते हैं, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, व्हाट वाज द वर्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो हमारे कोर्ट जो है डायरेक्टर के, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कहाँ होता है, कंपनी में होता है। और कंपनी में क्या होता है, कंपनी को गवर्न करने के लिए हमने क्या रखा है, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट किया। तो ये कमर्शियल एस्पेक्ट हो गया। कमर्शियल अफेयर्स हो गए हैं, राइट। तो दो चीज़ें हमने याद कर ली किससे, पिच इंडिया एक्ट से। फिर उसके बाद यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 लोग हैं, तो लिख लेते हैं 6 लोग हैं, यहाँ पे 6 पीपल हैं, 6 पीपल, ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्ट ऑफ 1786। 1786 के एक्ट में क्या आया था, ये था कॉर्नवालिस का एक्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो हुए, इंजॉय करते हैं पावर को। इसमें क्या दिया गया था कि गवर्नर जनरल जो है वो ओवर रूल कर सकता है काउंसिल को, अगर कोई मैटर हो, इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी, पीस एंड इंटरेस्ट ऑफ एम्पायर इन इंडिया। मतलब एक तरह से वीटो पावर या एक तरह से गवर्निंग पावर किसके पास आ गई, गवर्नर जनरल ओवर रूल कर सकता है, ओवर रूलिंग पावर आ गई, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल है वो कमांडर इन चीफ भी बन गए। दो चीज़ें मैं नोट डाउन करूँगी। सेकेंड थर्ड है हमारा कौन सा, एक्ट ऑफ 1786। ये कौन सा वाला है, कॉर्नवालिस का है, कॉर्नवालिस का है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल ओवर रूल कर सकते हैं किस चीज़ को, अपनी काउंसिल को, किस मैटर में, इन द मैटर ऑफ मैटर्स बताइए। फर्स्ट है हमारा इंटरेस्ट, सेफ्टी के मामले में, सेकंड है पीस के मामले में, एंड द थर्ड वन इज द इंटरेस्ट ऑफ एम्पायर इन इंडिया। इंटरेस्ट मतलब जैसे आज की सरकार करती है ना, सेफ्टी इशू हो जाएगा, सिक्योरिटी इशू हो जाएगा, पीस इशू हो जाएगा, उस सारे मामले में नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। ये सब मामले में जो गवर्नर जनरल के पास एब्सोल्यूट पावर एक तरह से आ चुकी है, और वो काउंसिल को भी ओवर रूल कर सकते हैं। कोर्ट नहीं होगा यहाँ पे, हिज काउंसिल, राइट। ये हो गया हमारा थर्ड एक्ट हो गया जो हमने अभी पढ़ा। फिर नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट 1793। अब मैं 3 एक्ट्स को साथ में पढ़ाऊंगी, 3 एक्ट्स पढ़ेंगे, जैट इज चार्टर एक्ट दोनों में रहेगा, तीनों चार्टर एक्ट्स हैं। तो फर्स्ट वन इज 1793, सेकेंड वन इज 1813 एंड थर्ड वन इज 1833। ये वाला बस बोलता है कि 20 साल के लिए हम बढ़ाते रहेंगे, 20 साल में आपको हम बताएंगे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना लिखा है कि द फर्दर एक्सटेंड द कमर्शियल मोनोपोली जो है उसको बढ़ाया जा रहा है कंपनी का अनदर 20 साल में हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे। तो 20 साल में हम क्या बढ़ा रहे हैं, कमर्शियल मोनोपोली, राइट। एक ये हो गया। अब ये जो है, अब यहाँ पे मोनोपोली एंड मोनोपोली कर देंगे हम, ठीक है, मोनोपोली ख़त्म हो गई, बट एक्सेप्ट दो चीज़ में मोनोपोली चलती रहेगी। क्या क्या, पहला चाय, दैट इज टी, एंड द सेकेंड वन इज चाइना। चाय और चाइना के मामले में मोनोपोली चलती रहेगी, बट तुम्हारी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म। और यहाँ पे 1833 में एब्सोल्युटली ख़त्म हो गई, चाय चाइना भी ख़त्म हो गया, एब्सोल्यूट एंड ऑफ मोनोपोली, राइट।
ये हो गया। चलिए पढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे चार्टर एक्ट 1913 का, चार्टर एक्ट हमारा 1793 का बोलता है कि अनदर 20 साल के लिए हम बढ़ा रहे हैं। जब 20 साल हो गए 18 से 13 में, तब क्या होगा, मेड प्रोविजन एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ पर, हाँ ये वाली चीज़ें भी होगी कि एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ पर ईयर एक्सपेंड किया जाएगा ऑन एजुकेशन। मैंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी विल स्पेंड अराउंड 1 लाख रुपीज़ पर ईयर फॉर प्रमोशन ऑफ, प्रमोशन क्या चीज़ का, प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, राइट। और रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर एक्सेट्रा इन इंडिया। इट एंडेड द मोनोपोली ओवर द ट्रेड, मोनोपोली ख़त्म कर दी गई, ठीक है। ऑल द मोनोपोली ओवर द ट्रेड विथ ऑफ टी एंड द ट्रेड विथ चाइना कंटिन्यू। फिर चार्टर एक्ट 1833 में आया, दैट इज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले ये पॉइंट को, आई डोंट नो रिकॉर्डिंग कब से बंद थी, तो चलो मैं फटाफट रिवाइज कर देती हूँ कब से रिकॉर्डिंग बंद थी, आई डोंट नो। सो यहाँ पे हम यहाँ से कर लेते हैं। एक्ट ऑफ 1786 क्या बात करते हैं कि गवर्नर जनरल है वो ओवर रूल कर सकते हैं अपने काउंसिल को, और यहाँ पे वो कमांडर इन चीफ भी हैं, और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो एंजॉय करते हैं। ये जो एक्ट है उसको गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस का भी एक्ट बताया जाता है, कॉर्नवालिस एक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट 1793 जो कि फर्दर एक्सटेंड हुआ 20 साल के लिए। और चार्टर एक्ट जो था 1813 जो कि फर्स्ट टाइम था कि कोई प्रोविज़न बनाया गया है, क्या चीज़ के लिए, 1 लाख रुपए दिया जाएगा एजुकेशन के लिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि मोनोपोली ख़त्म कर दी गई किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब वो मोनोपोली नहीं रखते किसमें, सब चीज़ों में, ओवर द ट्रेड में, बट मोनोपोली उनकी स्टे होगी किसमें, टी में और चाइना में। चाइना, चाय और चाइना के मामले में उनकी मोनोपोली रहेगी, बाकी मामले में उनकी मोनोपोली नहीं रहेगी, ठीक है। मैंने अपने हाथ से भी लिखा है। तो जो कॉर्नवालिस का एक्ट है वो 1786 का एक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो गवर्नर जनरल है वो ओवर रूल कर सकता है अपने काउंसिल की बातों को, कौन से मैटर में, सेफ्टी के मैटर में, पीस के मैटर में, या इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अब चार्टर एक्ट्स को हम देखेंगे, 3 चार्टर एक्ट्स हम साथ में पढ़ेंगे, कौन से 1793, 1813 एंड 1833। 1793 में बोलता है कि 20 साल के लिए मोनोपोली हम एक्सटेंड करेंगे, कमर्शियल मोनोपोली आपकी ख़त्म, मतलब कमर्शियल मोनोपोली जो बढ़ाई जाएगी 20 साल के लिए। फिर बोलता है अगले 20 साल जब हुए 1813 में मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की ख़त्म हो गई, बट क्या क्या चीज़ में रह गई, चाय और चाइना के मामले में रह गई, टी एंड चाइना के मामले में रह गई। फिर बोला कि यहाँ पे हमने एजुकेशन पे काम किया, 1813 में हमने एजुकेशन पे काम किया, 1 लाख रुपए पर ईयर, 1 लाख रुपए पर ईयर हम देने का बोले कि हमको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद 1833 में बोलता है कि एब्सोल्यूट ख़त्म हो गया हमारा मोनोपोली, पूरा ख़त्म कर दिया हमने। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कमर्शियल फंक्शन करती थी और फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। यहाँ पे अब देख लेते हैं। तो दो चार्टर एक्ट था 1833 का, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना देता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बन गए, और सारे सिविल एंड मिलिट्री पावर उसके पास आ गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बन गए, लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गए, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कमर्शियल बॉडी से प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। लीगल मेंबर्स का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। लीगल मेंबर्स 4th मेंबर जो है इंक्लूड किए गए इन द काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर में लीगल मेंबर्स को इंक्लूड किया गया। जो लॉर्ड मैकेले था वो फर्स्ट लीगल मेंबर बना। लॉर्ड मैकेले जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द IPC, राइट, उन्होंने लॉ बनाया था। उसके बाद द लॉ मेंबर्स वाज एंटाइटल्ड टू एक्ट ऑन लेजिस्लेटिव पर्पस, लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए काम कर सकते थे लॉ मेंबर्स। चार्टर एक्ट 1853 का बात करता है, फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, जो फर्स्ट टाइम है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है उसको सेपरेट करने की बात की गई, ठीक है। इट सेपरेट्स इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम लॉ मेकिंग, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस द कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है
कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर को सेपरेट किया गया, ठीक है, और ओपन कंपटीशन किया गया फॉर सिलेक्शन इन रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। तो हम लोग का एक्ट कौन सा है? एक्ट ऑफ 1853। 1853 है, तो उसमें क्या हुआ? 1853 का एक्ट फर्स्ट है यहाँ पे। फर्स्ट मैंने क्या पढ़ा 1853 के एक्ट में कि सेपरेट किया गया। सेपरेशन किस चीज़ का हो रहा है? सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव पावर। सेकंड हुआ हमारा ओपन कंपटीशन। किस चीज़ का? कंपटीशन किस चीज़ का? फॉर रिक्रूटमेंट इन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में अब कंपटीशन होने लगा, मतलब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सिविल सर्वेंट्स बन सकते हैं इन इंडिया, राइट। चलिए अब सवालों पे आते हैं। अब सवाल आपसे फटाफट बनेंगे। कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है? तो हमको पता है सुप्रीम कोर्ट कब बनी है? इन ईयर 1774, ठीक है। कहाँ बनी है? तो फोर्ट विलियम में। ये कहाँ है? कलकत्ता में, ठीक है। और फर्स्ट हमारे जो थे CJ ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, दैट इज एलिजा इम्पे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा A। और बाकी एक्ट्स क्या क्या बात करते हैं उसको भी रिवाइज करते हैं। फर्स्ट एक्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था बताइए? पिट्स इंडिया एक्ट में आया था हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो हमने लिखेंगे BOC BCOD BOC इज फॉर पॉलिटिकल कंट्रोल। किसका होता है? पॉलिटिकल पर्सन का होता है। और डायरेक्टर्स कहाँ होते हैं? कंपनी में। कंपनी क्या होती? कमर्शियल होती है, ठीक है। 1813 में क्या बात की? 1813 में बात की गई थी रिगार्डिंग द मोनोपोली, एंड मोनोपोली हुई थी, लेकिन किस में नहीं हुई थी? पहला चाय, दूसरा चाइना। और 1833 में पूरा ख़त्म हो गया, चाय चाइना सब खत्म हो गया। और 1833 में और क्या चीज़ आई? तो हमारा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल इंडिया, राइट। और क्या क्या हुआ तो बताइए इस वाले में? पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। और क्या बन गया था? सेकंड क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है हमारी बन गई थी। जो हमारी कमर्शियल बॉडी थी अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बन गई बॉडी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कमर्शियल बॉडी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा रिवाइज हो गया। तो फर्स्ट है इसका आंसर A। प्रोविज़न है हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा है फोर्ट विलियम में इस्टेब्लिशमेंट हुआ कलकत्ता में। रेगुलेटिंग एक्ट से आया 1973 के। 74 में एग्जैक्टली इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट वाज एलिजा इम्पे। चलिए अब ये बताइए सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773, राइट। लैमेस्टर थे क्या फर्स्ट जस्टिस, चीफ जस्टिस? तो आंसर इज रॉन्ग। तो फर्स्ट ओनली A ऑप्शन होगा। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। इसमें तो हम ये कर लेंगे। मिशनरी के बारे में हमें को फ़िलहाल नहीं पता, और अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मिनिस्टर के बारे में भी अपने को नहीं पता। लेकिन लॉ मिनिस्टर के बारे में लास्ट के जो एक्ट था उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन किया गया था, लेकिन स्टिल। तो जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल रेगुलेटिंग एक्ट से हमारा बन गया सुप्रीम कोर्ट, राइट। पिट्स इंडिया एक्ट से हमारा बन गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो किसके बारे में बात करता है? कमर्शियल मैटर्स, कमर्शियल अफेयर्स के बारे में बात करता है, राइट। तो ये दो तो हो गए। तो A का 2 और B का 1, A का 2 B का 1, A का 2 B का 1, राइट। B निकल गया आंसर हमारा। अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं। तो चार्टर एक्ट जो है 1813, उसमें और क्या चीज़ें आई? तो परमिशन टू इंग्लिश मिशनरी टू वर्क इन इंडिया। और 33 में आया था लॉ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। इस पॉइंट को हम लोग जाके अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। 13 में हमारा होगा 1813 में क्या आया? इंग्लिश मिशनरी आए इंडिया में। 1813 में और क्या चीज़ें हुई? तो थर्ड इज क्रिश्चियन मिशनरी,
ठीक है। और 1833 में और क्या हुआ, तो 1833 में लेट्स मूव दिस डाउनवर्ड्स एंड राइट हियर। सो ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या हुआ, लॉ के बारे में, क्या था, लॉ मेंबर्स का अपॉइंटमेंट। ठीक है, लॉ मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ, 1833 में। ठीक है, 1833 में लॉ मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हो रहा है। कहाँ, मेंबर्स अपॉइंट हो रहे हैं, कहाँ पे, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में, गवर्नर जनरल्स काउंसिल, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है कि इंग्लिश एजुकेशन कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो इंग्लिश एजुकेशन के बारे में अगर मैं सोचूं तो 1913 में लाया गया था। 1913 में क्या आया था, ट्रेड ख़त्म हुआ था और हम पैसे दे रहे थे किनको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर ईयर हम स्पेंड करेंगे 1 लाख रुपीज़। तो फर्स्ट तो सही होगा, लेकिन फर्स्ट इंडिविजुअली आंसर नहीं है। तो और किसका आंसर होगा, तो जनरल कमेटी फॉर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या ओरिएंटल इंग्लिस्टिक कंट्रोवर्सी होगी। इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर डी होगा। सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, बट स्टिल थोड़े से देखिए। अब बिहार एपीओ में जो एग्ज़ाम है हमारा बिहार एपीओ का ऑन 15 जुलाई, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में जो नोटिफिकेशन है दैट इज़ साइलेंट, नोटिफिकेशन इज़ साइलेंट। तो साइलेंट है मीन्स देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, इसका मतलब ये है कि हमको थोड़ा सा कैसे बताऊँ, जैसे लॉ में हम पढ़ते हैं दैट इज़ प्रोपाउंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, पीओपी के बारे में पढ़ते हैं। मतलब हल्की फुल्की प्रोबेबिलिटी, सिविल मैटर में क्या होता है, हल्की फुल्की प्रोबेबिलिटी होगी तो उसकी जो डिसीज़न होगा वो उनके फेवर में चला जाएगा। मतलब अगर 49% एक व्यक्ति प्रूफ कर रहा है और एक व्यक्ति 51% प्रूफ कर रहा है, तो 51% वाला जीत जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग को बस सामने वाले से ज़्यादा प्रूफ करना पड़ेगा। वेयरएज क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, क्रिमिनल लॉ में होता है दैट इज़ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मतलब कोई भी सिचुएशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इन्फरेंस दे कि कोई भी व्यक्ति इनोसेंट है। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब ये है कि हम लोग को प्रोपाउंड्रेंस और प्रोबेबिलिटी में चलना पड़ेगा। मतलब हम लोग को हल्की फुल्की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट, या क्या आंसर हो सकता है। इसलिए हम हल्की फुल्की चीज़ों को पढ़ते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे आइए। तो हमने क्या बोला कि एजुकेशन के बारे में क्या क्या बातें करती है। तो पहला है हमारा 1813 का एक्ट, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा 1823 में हमारा जनरल कमेटी फॉर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, जो कि रिस्पॉन्सिबल था किस चीज़ के लिए, 1 लाख रुपीज़ के लिए, ग्रांट ऑफ 1 लाख रुपीज़। ओरिएंटिस्ट एंजेलिसिस्ट कंट्रोवर्सी हुई थी। इसमें क्या हुआ था, जो बीस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द एजुकेशन द ब्रिटिश इंडिया वाज इम्पार्टिंग लोकल पॉपुलेशन इन इट्स टेरिटरी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी हुई होगी। तो यहाँ पे कुछ लोग ये ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन पे प्रमोट कर रहे थे, कुछ लोग एंजलिस्टिक प्रमोशन को कर रहे थे। फिर उसके बाद अल्टीमेटली लॉर्ड मैकाले के टाइम पे जो हायर एजुकेशन का मीडियम था वो इंग्लिश रख दिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली कब ख़त्म हुई, और टी और चाइना का ट्रेड के लिए कब तक रुका। मतलब 1953 में आया था, 19 बार बार निकलता, 1793 में आया था कि हर 20 साल में मोनोपोली आपकी हम रिन्यू कर देंगे। मोनोपोली रिन्यू करने की बात हुई थी। फिर 13 में बोला गया कि बंद, बैन हो गया, ख़त्म हो गया, एक्सेप्ट चाइना। 33 में बोला एब्सोल्युटली ख़त्म। 53 में क्या बोले बताओ, 53 में क्या ऐसी चीज़ें आई जो कि सिग्निफिकेंट है, विच वॉज पास इन चार्टर एक्ट 53। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ख़त्म। 73 में आई गेस कोई एक्ट ही नहीं था, मतलब ये वाला तो नहीं था, चार्टर एक्ट होगा, अपने ने नहीं पढ़ा है अभी तक, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1। इसमें क्या हुआ था कि जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो एबॉलिश कर दी गई थी, बट किसके लिए रुकी, मतलब क्या क्या चीज़ें कर सकते थे, किस किस चीज़ों में मोनोपोली थी, दैट इज़ टी एंड चाइना, चाय एंड चाइना। तो ये इसका आंसर होगा।
ठीक है। जो 1833 का है वो एबॉलिश करता है कमर्शियल रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पे पॉलिटिकल फंक्शन वो फ्यूचर में कर सकते हैं। मतलब यहाँ से वो फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई 33 से। ठीक है। अब कौन सा एक्ट है जो अब एबॉलिश करता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली? तो मोनोपोली ख़त्म करने वाला एक्ट था तो हमारा डी होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 33 में कम्प्लीटली एबॉलिश हुआ था। लेकिन इसका आंसर ये है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं कंसिडर किया गया तो अबॉलिशमेंट का बात करूँगी तो मैं 33 होगा, और यहाँ पे अगर बोला जाएगा एक्सेप्ट चाय चाइना तब भी 33 होगा। ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा 1813। डिप्राइव द कंपनी इट्स मोनोपोली ओवर द इंडिया बट स्टिल दे एंजॉय चाय इन चाइना। फिर 1333 में क्या हुआ था? तो चार्टर एक्ट 1813 के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? तो पहला क्या क्या चीज़ हुई? तो ये फर्स्ट सही है कि ट्रेड ख़त्म हुआ, ट्रेड मोनोपोली ख़त्म हुई एक्सेप्ट ट्रेड विथ टी एंड चाइना। फिर इट एजर्टेड सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरी टू हेल्ड बाय द कंपनी। सोवरेनिटी आ गई क्या उनकी? या फिर द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वॉज नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी ए, ओनली 1 and 2 आर सही। ठीक है। तो 1 और 2 आर सही, मतलब 1833 में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई? तो पहला हुआ कि सोवरेनिटी ख़त्म हुई हमारा। ठीक है। ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी जो है वो इंडियन टेरिटरी में आ गई कंपनी के थ्रू। और ये रेवेन्यू वाली चीज़ तो नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि जो क्राउन रूल है, डायरेक्टली क्राउन जब रूल करती है वो 1857 के बाद से करती है। ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात करता है कि ठीक है 13 वाला अपने को पता है, चाय चाइना वाला तो अपने को पता ही है। फिर थ्रू दिस एक्ट द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन कंपनी टेरिटरी वॉज असर्टेड। मतलब ब्रिटिश क्राउन ने अपनी सोवरेनिटी इस्टेब्लिश की थी कंपनी के ऊपर, कंपनी की टेरिटरी के ऊपर, जो कि इंडिया में है। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन जो है वो नॉट करेक्ट है। दिस एक्ट kept the right over the territory and the revenue with ईस्ट इंडिया कंपनी। सब चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास नहीं था नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। ठीक है। और इंडियन रेवेन्यू वॉज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू द एक्ट ऑफ 58 से लाया गया। ये अपने को नोट करना है कि डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट का कब है? 58 के एक्ट है। मतलब ब्रिटिश रूल हमारा कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल ख़त्म हुआ था 57 में, बट क्राउन रूल कब ख़त्म हुआ था? इट एंडेड इन 1857 एंड 1858 का जो एक्ट है उसके थ्रू हमने क्या लाया? तो हमारा जो ब्रिटिश इंडियन रेवेन्यू का सिस्टम है वो इंडियन रेवेन्यू सिस्टम वॉज ब्रॉट डायरेक्टली कंट्रोल अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। एक्ट है हमारा 58 का, व्हेन द डेजिग्नेशन ऑफ द secrecy of the state was made under the British cabinet specially to help in the। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा कौन सा एक्ट है जो कि मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू शेयर सम एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने का तरीका कौन सा था? तो ये होगा हमारा 1833 का एक्ट। तो यहाँ पे 1833 का एक्ट था। यहाँ पे नो पर्सन ऑफ इंडिया और द क्राउन वुड बी डिबार्ड फ्रॉम एनी पोस्ट। कोई भी पर्सन जो कि इंडिया में है या फिर क्राउन में है, कोई भी डिबार्ड नहीं होगा, मतलब रोका नहीं जाएगा। इसी एक्ट से तो हमारा आया ना, क्या आया? सिविल सर्विसेज का मामला। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि कैसे पॉसिबल हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम कौन से ऐसे चीज़ से वो पॉसिबल हुआ है फॉर इंडियंस टू टेक शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट हाथ कैसे आया था? तो ये आया था 1833 से। यहाँ पे सिविल सर्विसेज जो हैं, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम जो है वो एक तरह से कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करने की पावर भी आ गई थी। ठीक है। यही इसका आंसर होगा 33। तो यहाँ पे भी बोला गया, जो सेक्शन इतना है, अपने को सेक्शंस तो याद नहीं करने। तो सेक्शन इतने में क्या बोला गया 1833 के एक्ट में कि कोई भी व्यक्ति जो कि इंडियन है या फिर क्राउन का है उसको रोका नहीं जाएगा कोई भी पोस्ट होल्ड करने से कंपनी का, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन के बेसिस पे नहीं करेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, डिसेंट, कलर और एनी ऑफ दम, किसी भी चीज़ के लिए हम लोग उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये हुआ
1833 का जो एक्ट है वो फाउंडेशन बना फॉर डिमांड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पॉलिटिकल मूवमेंट। यही चीज़ एक तरह से डिमांड उभर के आया। चलिए डन हो गया हमारा। तो क्या चीज़ अभी फ़िलहाल हमने डन किया है, तो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस, दैट इज़ द एक्ट पास्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम करेंगे द सेकेंड पार्ट, द एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन 1857 से 1947। ठीक है, तो लेट्स डाइव इनटू इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसकी वजह से जो ब्रिटिश क्राउन है उन्होंने सारी जो पावर्स थे दे टेकन बैक फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन रूल। मतलब अब क्राउन डायरेक्टली राज करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू राज नहीं करेगी, अब डायरेक्ट राज चलेगा। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू अज्यूम सोवरेनिटी ओवर द इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी सोवरेनिटी ले लिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फर्स्ट एक्ट आया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1957। अब जो हमारा एक्ट है, लेट्स ऐड सम पेजेस हियर, लेट्स गो। सो हमारा जो एक्ट है, एक्ट ऑफ 1858, इससे क्या लाया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ही बिकेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, अब फर्स्ट व्यक्ति कौन हुए, तो फर्स्ट व्यक्ति वॉज लॉर्ड कैनिंग। देखिए यहाँ लिखा है लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फिर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बनाए गए थे, कौन से एक्ट में बनाए गए थे बताइए, तो ये बनाए गए थे फ्रॉम द पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कब इस्टेब्लिश हुए थे, इस्टेब्लिश वाया पिट्स इंडिया एक्ट। ईयर क्या था इसका, 1854। इसको एंड कर दिया गया बाय कौन सा एक्ट, 1858। राइट, गुड। फिर एक नया पोस्ट इस्टेब्लिश किया गया, क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसमें कितने मेंबर्स हैं, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो क्रिएट किया गया पोस्ट था ये, उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई। So the second point here is, third point here is Secretary of State. Secretary of State बनाया गया। ठीक है, इसको कितने लोग असिस्ट करते थे, असिस्टेड बाय 15 मेंबर्स, 15 लोग इसको असिस्ट करने के लिए लाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या इसमें आया, फिर ही रिसीव द पावर लॉग एंजॉयड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंजॉय करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंजॉय करते थे, वो एंजॉय करने लगे। जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी वो एडवाइजरी नेचर की थी, और मोस्ट केसेस द इनिशिएटिव एंड द फाइनल डिसीजन रिमेन इन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाला जो पोस्ट है वो एक तरह से आज के पीएम जैसा हो गया, और ये काउंसिल ऑफ इंडिया है एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए। बट द मेन कैच इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनका एडवाइजरी नेचर नहीं होता है। ठीक है, वो बाइंडिंग नेचर होता है, यहाँ पे एडवाइजरी नेचर बनाया गया। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट जो थे हमारे, ये जो 15 मेंबर्स है दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट, तो वो एडवाइजरी नेचर के हैं। मतलब उनकी जो भी एडवाइजेस हैं वो एडवाइजरी नेचर हो गया, एडवाइजरी नेचर हो गया। उनके एडवाइजेस खाली बस फॉर कंसिडरेशन करे तो करे, नहीं तो फाइनल अथॉरिटी लाइज ऑन दी, फाइनल अथॉरिटी राइज कहाँ, ऑन दी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। राइट, फिर आगे और बढ़ते हैं। फिर ये ख़त्म हो गया हमारा फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट पे आते हैं। तो हमने फर्स्ट कौन सा एक्ट पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट द एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो फर्स्ट एक्ट हमने पढ़ा, वी हैव कंप्लीटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नाउ वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट ईयर बताइए, ईयर इज 1861। राइट, 1861 है हमारा। तो 1861 के एक्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, तो क्या क्या चीज़ें आएगी, इट इनिशिएटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। पार्टिसिपेशन आ गया इंडियंस का, वाह।
फिर एक्ट रिस्टोर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मेकिंग एंड अमेंडिंग द प्रोविंसेस ऑफ द मद्रास एंड बॉम्बे, थर्स द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। द एक्ट, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा इंडियन रिप्रेजेंटेशन हुआ, सेकेंड पॉइंट हुआ डिसेंट्रलाइजेशन, फिर थर्ड है द एक्ट एम्पावर्स द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर द थर्ड वन, and in the case of emergency which was not in force for 6 months, ordinance making power with 6 months, जो कि आज भी है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कहाँ है प्रेसिडेंट की? 1 2 3, ठीक है। और वहाँ पे भी जो हमारा जो ऑर्डिनेंस है वो रिमेन इन फोर्स रहता है 6 मंथ के लिए, लेकिन टोटल होता है 6 मंथ 6 वीक, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग नोट कर लेते हैं। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए। यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें नोट करेंगे? फर्स्ट है इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, फिर सेकंड है डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, फिर थर्ड बताइए, थर्ड क्या हुआ? ऑर्डिनेंस हो गया। ऑर्डिनेंस किसका? 6 मंथ के लिए बस। अब और चीज़ें बता देती हूँ फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज दैट आई हैव स्टडी। तो हमारा 1861 है, उस ईयर में बर्थ ऑफ किसका? बर्थ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसी पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा इलाबरेट कर रही हूँ, इसी पॉइंट को। तो बर्थ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। यहाँ पे 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया, 3 पीपल बोल सकते, 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया। किसके द्वारा? बाय द वाइसरॉय कैनिंग, ठीक है। तो 3 मेंबर्स में कौन होंगे? तो हमको बस याद रखना है किंग ऑफ बनारस, किंग ऑफ पटियाला एंड दिनकर। तो हम लोग बनारस, बस ये लोगों का नाम याद रखिए, बनारस, पटियाला और दिनकर, ये 3 लोगों का बस शॉर्ट में नाम। अगर ये क्लिक हो जाए चमका तो चमक जाएगा आपका। फिर 5वां क्या बोलता है? तो 5वां पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। पोर्टफोलियो जैसे होता है ना आज के टाइम पे कि ये वाली मिनिस्ट्री इनके पास है, इनको मिनिस्ट्री उनके पास है, हाईवे वाला चीज़ नितिन गडकरी के पास है, और हेल्थ है जेपी नड्डा के पास, राइट। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो धर्मेंद्र प्रधान है। इस तरह की पोर्टफोलियो सिस्टम को लाया गया था 1859 में, ठीक है। ये सब पॉइंट्स भी आप नोट कर लेंगे। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया। नेक्स्ट काउंसिल एक्ट हमारा आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ा दिए गए, ठीक है। बजट को लाया गया 1892 में। क्या लाया? बजट को लाया गया। फिर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए, तो एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। सेकेंड एक्ट आ गया हमारा, थर्ड इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इससे क्या आया? बजट पे डिस्कशन करने की पावर आई। सेकेंड हमारा इलेक्शन के बारे में आया, इलेक्शन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बात करता है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। इससे क्या लाया गया? तो इससे लाया गया फर्स्ट इंडियन लॉ मिनिस्टर, इंडियन लॉ मेंबर बोल सकते हैं। वो कौन बने? सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। ही बिकेम सी, यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेशन हुआ इंडियंस का, ठीक है। फिर सत्येंद्र कुमार सिन्हा, बोस नहीं सिन्हा है, वो फर्स्ट इंडियन बने जो कि वाइसरॉय की काउंसिल को ज्वाइन करे और लॉ मेंबर बने।
फंक्शन क्या था इनका? तो फंक्शन एंड द साइज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ बोथ एट सेंटर एंड प्रोविंस लेवल वर एनलार्ज। ठीक है, यहाँ पे राइट्स दिए गए डिस्कस करने के लिए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस करने के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट मिला मुस्लिम को। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। यहाँ पे राइट टू डिस्कस आया हमारा, एंड आज सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे। फिर थर्ड है हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट मिला किसको? सेपरेट इलेक्टोरेट मिला किसको? मुस्लिम्स को। और इसीलिए इलेक्टोरेट सेपरेट करने के लिए ही हमने लॉर्ड मिंटो को क्या बोला? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्ट है हमारा, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इट इज कॉल्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग ख़राब हो रही है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तुरंत लिखूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। इस पर स्टिल आप 2x स्पीड में देख रहे होंगे, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, बट ठीक है। इलेक्शन वाला जो प्रोविज़न मैंने बताया था वो ऐसा कुछ मतलब सिमिलर दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे खाली बस बजट के बारे में, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892 में खाली बजट के बारे में बात की गई। अब 1919 के एक्ट में फर्स्ट टाइम बजट को लाया गया, फर्स्ट टाइम इलेक्शन को लाया गया। इलेक्शन हुआ, वो भी डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। पहले 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट किसको मिला था? मुस्लिम्स को। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट किसको मिला? ये मिला सिख को, दूसरा इंडियन क्रिश्चियन को, तीसरा यूरोपियंस को, एंड चौथा एंग्लो इंडियंस को। फिर बाइकैम्ब्रलिज्म आया एट द सेंट्रल लेवल। फिर तीसरा सेपरेट इलेक्टोरेट तो बनाया गया है, फिर इसके बाद बाइकैम्ब्रलिज्म आया। बाइकैम्ब्रलिज्म आया इन दी बाइकैम्ब्रलिज्म इन द सेंटर में आया। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स डिवाइड किए गए। ठीक है, बाइकैम्ब्रलिज्म हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट है सब्जेक्ट्स डिवाइड किए गए। मतलब जो आज की लिस्ट है ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, वैसे ही एक सेंट्रल लिस्ट बनाया गया और एक प्रोविंशियल लिस्ट बनाया गया। ठीक है, और पांचवा है डायरकी लाई गई। तो जितने अच्छे अच्छे काम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं ना हम, वो सब हुआ। डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न आया, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब रिजर्वेशन के बारे में बात हुआ, सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए। बाइकैम्ब्रलिज्म लाया गया और सब्जेक्ट्स डिवाइड किए गए सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट में, और डायरकी लाई गई। ठीक है, तो उसको पढ़ लेते हैं एक बार, तो हम लोग के दिमाग में इमेज क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है। तो फर्स्ट टाइम जो अडॉप्ट किया गया डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन जो कि एक्सटेंड करता है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख्स, इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस। ये इंट्रोड्यूस करता है बाइकैम्ब्रलिज्म एट सेंट्रल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स लाए गए, फिर बाइकैम्ब्रलिज्म लाया गया। ठीक है, फिर डायरकी लाई गई, फिर उसके जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं वो फर्दर डिवाइड हुए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफ़र एंड रिजर्व्ड पार्ट। तो यहाँ पे फर्दर डिवाइड हुआ गया प्रोविंशियल लिस्ट। दिस प्रोविंशियल लिस्ट डिवाइडेड इनटू, फर्दर डिवाइड हुए किसमें? ट्रांसफ़र एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे मोनोपोली होगी किसी भी अथॉरिटीज़ की, मतलब सेंट्रल अथॉरिटीज़ की मोनोपोली होगी, वो प्रोविंसेस के लिए मतलब अवेलेबल नहीं होंगे। ऐसे टाइप के चीज़ें हैं। बस अपने को याद करते चलना है, अभी कॉन्सेप्ट से घुसने का बिल्कुल टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है आपको। ये रिवीजन ही करवा रही हूँ मैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म
टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाया गया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यूज़ किया गया। अंडर दिस एक्ट a commission to constitute 10 years which review the work of this act, ठीक है, रिव्यू करने के लिए लाया गया था। फिर नवंबर 27 को 2 साल पहले शेड्यूल करके ब्रिटिश अमाउंट करती 7 मेंबर्स टू स्टैट्यूटरी कमीशन चेयरमैनशिप ऑफ साइमन टू रिपोर्ट द कंडीशंस ऑफ इंडिया इन इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हैंस कॉल्ड साइमन कमीशन, कमीशन को साइमन कमीशन बुलाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लाया गया, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन एंड प्रोविजन फॉर डायरकी एज सेंटर, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए अपने डायरकी तक कर लिया था इसमें। यहाँ पे और आएगा 6वां पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर हमारा नेक्स्ट आएगा वो कौन सा एक्ट हुआ, 5वां 6वां 6th एक्ट हमारा होगा, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। इससे क्या क्या लाया गया, तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। फिर दूसरा क्या लाया गया, डायरकी लाई गई, किसमें, डायरकी एट सेंटर, सेंटर में लाया गया। और एबॉलिश किया, किसमें, एबॉलिश कर दिया इसमें, एबॉलिश्ड इन प्रोविंसेस, ठीक है। यहाँ पे 35 में ही क्या हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, गुड। फिर टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फर्दर एक्सटेंडेड टू शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर्स। तो हमारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए हमने क्या लाया, 4th पॉइंट है बाइकैमरलिज्म, नहीं सॉरी, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लाया गया, कहाँ पे, सो इट वाज शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबरर, उनके लिए रिजर्वेशन, मतलब उनके लिए रिप्रेजेंटेशन काफ़ी रहे, इसीलिए उनके लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का प्रोविज़न लाया गया, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि फेडरल कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, राइट। 5th है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, कौन से ईयर में, 1937, राइट। फिर और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ने पे क्या चीज़ें आएंगी। फिर 6th है हमारा सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। ये कब हुआ था, दिस हैपेंड इन, आई गेस इसी एक्ट के थ्रू हुआ था, इसको हम लोग करेंगे, अभी आएगा ये कब हुआ था। फिर 7वां बोलता है कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ 2 प्रोविंसेस का, 2 प्रोविंसेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, प्रोविंसेस कौन सा, फर्स्ट है हमारा सिंध और दूसरा है दैट इज उड़ीसा, ठीक है। अब लास्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और बाइकैमरलिज्म 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में हुआ, ये भी लिख लेते हैं। 8वां बाइकैमरलिज्म 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमने कर लिए। फेडरल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, ठीक है, 1937 में थ्रू दिस एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। फिर बर्मा सेपरेट हुआ ब्रिटिश इंडिया से, 2 प्रोविंसेस बनाए गए, दैट इज सिंध
एंड उड़ीसा इंट्रोड्यूस किया गया बाइकैमरलिज्म 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में। फिर लास्ट है इंडिपेंडेंस एक्ट का, ये डिक्लेयर करता है इंडिपेंडेंट डोमेन ऑफ 15 अगस्त 1947 को। जो पोस्ट था वाइसरॉय का उसको अबॉलिश कर दिया गया और गवर्नर जनरल जो है ईच डोमिनियन के लिए अपॉइंट किए गए। इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया, रॉयल टाइटल जो है वो ख़त्म किया गया। द टाइटल ऑफ रॉयल एम्परर ऑफ इंडिया फॉर रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग्स एंड दी, मतलब जो किंग्स के लिए, द किंग ऑफ इंग्लैंड के लिए एम्परर ऑफ इंडिया बोला जाता था, उस रॉयल टाइटल को गिरा दिया गया। ठीक है, ख़त्म कर दिया गया। अब देखते सवाल लगाने की कोशिश करते हैं, हमसे सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ये तो नहीं बनेगा कोशिश करते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या कहा गया, तो क्या क्या चीज़ें हुई, तो ये सब तो हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन स्टिल देखने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 ट्रांसफॉर्म वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनटू मिनिएचर कैबिनेट रनिंग पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सिस्टम तो हमने पढ़ा था 61 में। यहाँ पे 5 मेंबर्स जो हैं वो असाइन किए गए थे डिपार्टमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स थे? फाइनेंस था, रेवेन्यू था, फाइनेंस था, लॉ था, होम मिनिस्ट्री था एंड द मिलिट्री एज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। 84 में 6th मेंबर को ऐड किया गया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को। ये सब थोड़ा सा ज़्यादा पीसीएस लेवल में पूछा जाता है, तो हम लोग अपना थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। अभी इतना डेट तो हमने याद नहीं किया, ना ये याद किया। हाँ, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस करने के पावर के बारे में हमने पढ़ा था। कौन सा एक्ट है हमारा? 1892। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? 1892 में नहीं पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने, वी स्टडीड इन 1909। तो गलत होगा ही। तो चलिए हम लोग थोड़ा ना इजी पीजी क्वेश्चंस ही करेंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं करेंगे। चलिए ये बताइए, बजट को डिस्कस करने की पावर कहाँ आई हमारे पास? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1961, 92, 09, 1901। तो चलिए बजट का पावर कहाँ पे आई हमारे को डिस्कस करने की? तो राइट टू डिस्कस ऑन बजट यही है, तो 1909 आंसर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। बजट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये 1908 है, डिस्कस ऑन बजट। ठीक है, 1902। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1892 में हम लोग को डिस्कस करने की बजट के बारे में पूछ रही हूँ, बजट। तो फर्स्ट है हमारा 1892, डिस्कस करने की पावर आई। अब बजट में 1909 में अपने को क्या मिला? वी गॉट डिस्कस करने की पावर के साथ साथ आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने की भी पावर आ गई। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी बी। ठीक है, फिर दूसरा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कौन सा एक्ट बताता है? तो ये कौन सा एक्ट है? चलिए वापस चलते कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो यहाँ हमने 1935 में बात की गई, तो आंसर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1935 में था ही, लेकिन फर्स्ट टाइम कहाँ बात की गई? तो ये फर्स्ट टाइम बात की गई थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, पता है, इसको रटना पड़ेगा, एनी हाउ रटना पड़ेगा। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात हुई है, इसी के बारे में बोल रहे हैं। तो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट लाइक दिस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात हुई है। फिर आइए दूसरा सवाल लगाते हैं हम। सारे सवाल तो मेरे गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा, ये क्लियर नहीं है, एक्ट ऑफ 1909 से क्या एसोसिएटेड है? तो 1909 से सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन है क्या? तो आंसर इज ए, यस। फिर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, माय मिस्टेक। फेडरल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कौन से किया गया था? तो फेडरल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट वाज डन बाय 1935, यस 1935 से किया गया था। ठीक है, और फेडरल कोर्ट का 1 अक्टूबर 1937 में किया गया था। फर्स्ट चीफ जस्टिस जो हमारे, वो सर मॉरिस गोयर बने थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एलिजा इम्पे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट मरी गोयर। फिर फेडरल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट 37 में हुआ था। ठीक है, इजी पीजी हो रहा है। फिर डायरकी कहाँ एस्टैब्लिश की गई थी? सेंटर में। तो ये हमारा
1935 के एक्ट में की गई थी। ठीक है, 1935 के एक्ट में क्या क्या किया गया था? डायरेक्टली लाई गई थी सेंट्रल लेवल में। फिर जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लाया गया था, उसको प्रोविंशियल डायरार्की को ख़त्म कर दिया गया। फिर सेंट्रल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया रिजर्व और ट्रांसफर्ड लिस्ट में। ऑल इंडिया फेडरेशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ, आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, देखते हैं, एक बार याद करने की कोशिश करते हैं 35 से क्या क्या हुआ। तो ऑल इंडिया फेडरेशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ, डायरेक्टली लाई गई एट सेंटर, और अबॉलिश की एट प्रोविंस। कब लाया गया था? ब्रॉट बाय एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, फिर आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट हुआ, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन दिया गया शेड्यूल कास्ट को, वुमेन को, लेबर को। फेडरल कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, 1937 अक्टूबर में। फिर सेपरेशन हुआ बर्मा का 1935 में ही। प्रोविंसेस बने सिंध और उड़ीसा, और 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में बिहार बाईकैमरलिज्म आया। यहाँ पे बिहार भी होगा, भी एक सवाल आएगा बिहार से रिलेटेड, उसको भी करेंगे क्योंकि पता रहना चाहिए हम बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। फिर इसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रपोज ऑल इंडिया सर्विसेज, सॉरी ऑल इंडिया फेडरेशन। फिर सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिमेन्ड इंटैक्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बर्मा को सेपरेट किया गया अप्रैल 1937 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 का, वो अबॉलिश किया काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि क्रिएट किया गया था 58 में। जो हमारा काउंसिल ऑफ जो 1858 में क्या क्या चीज़ें लाई गई थी? तो वॉइस रॉय नहीं, हाँ वॉइस रॉय का स्टैब्लिशमेंट तो हुआ ही था। फिर हमारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म कर दिया गया। और थर्ड क्या लाया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लाया गया। ठीक है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कब आया ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? कब ख़त्म हुआ? 1935 में ख़त्म हुआ। फिर फेडरल कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ। यहाँ पे सर मोरिस गोयर जो है फर्स्ट जस्टिस बने, चीफ जस्टिस बने किसके? फेडरल कोर्ट के। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट ऑफ वो क्या नाम उसके, उस कोर्ट के, कोर्ट ऑफ बंगाल के, हाँ कलकत्ता के, तो वो थे सर एलिजा एम्पे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? दैट इज एच.जे. कानिया। फिर सेंट्रल फेडरल बैंक का स्टैब्लिशमेंट हुआ, दैट इज आरबीआई एक्ट आया था 1934 का, स्टैब्लिश हुआ था 35 में। फिर डायरार्की सिस्टम कब आया सेंटर में? तो सेंटर में कब आया? तो ये 1935 में आया। ठीक है, 1919 में क्या आया था? चलिए अब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, रिकॉल नहीं हो पा रहा। 1919 में क्या आया था? इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बात आया था। सेपरेट इलेक्टोरेट आया सिक्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एम्परर्स के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए। बाईकैमरलिज्म आया। ठीक है, बाईकैमरलिज्म कहाँ पे आया? इट केम इन प्रोविंसेस। और बाईकैमरलिज्म इन दी स्टेट सेंटर कब आया? ये आया था, इट केम इन ये बाईकैमरलिज्म एट प्रोविंसेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बाईकैमरलिज्म एट स्टेट का कॉन्सेप्ट है। 1919 में क्या हुआ था? बाईकैमरलिज्म एट सेंटर लाया गया था। बहुत कंफ्यूजिंग है, इसका फर्स्ट पार्ट बहुत इजी पीजी था। चलिए, तो यहाँ पे आंसर होगा 1935। चलिए, फिर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ किसका? डायरार्की इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम 1919 में लाया गया था। नहीं, ये यहाँ पे तो हम किस थे? सिख थे, इंडियन क्रिश्चियन थे, फिर एंग्लो इंडियंस थे, और क्या थे? यूरोपियंस थे, राइट, यूरोपियंस थे। इसका आंसर होगा 1 and 3। ठीक है, डायरार्की लाई गई थी। ठीक है, फिर डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी सेंटर ऑन द प्रोविंस। ठीक है, चलिए पढ़ते एक्सप्लेनेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो है वो पास किया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द एक्ट एम्बॉडीड द रिफॉर्मेटिव रिकमेंडेशन इन द रिपोर्ट्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एडविन
मॉन्टेग्यू एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और ये वॉइसरॉय है। एक्ट प्रोवाइडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस कॉल्ड डायरकी, सब्जेक्ट बनाए गए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिजर्व एंड ट्रांसफ़र, और जो हमारा ट्रांसफ़र था वो फर्दर डिवाइड हुआ था क्या, ठीक है। इसके बाद रिजर्व सब्जेक्ट में जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं उनके एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन पावर था सेंट्रल ऑफ प्रोविंसेस में। और एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, द मुस्लिम का जो आया था वो 1909 में आया था। और 1919 में किसको किसको मिला था, सिख को मिला था, यूरोपियंस को मिला था, इंडियन क्रिश्चियन को मिला था, एंग्लो इंडियंस को मिला था। फिर प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर्स टू डेलीगेशन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड इन दी प्रोविंसेस, डी होगा राइट। सब्जेक्ट्स जो हैं उसको डेलीगेट करने की पावर को हम लोग बोलते हैं डायरकी, ठीक है। डायरकी एक ग्रीक वर्ड डायार्च से बना है जो कि डबल रूल। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया हिस्ट्री, द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर्स टू डिवीजन ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफ़र कैटेगरी। कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन रिजर्व सब्जेक्ट जो हैं वो कौन कौन से थे, पुलिस, जेल, जस्टिस, फाइनेंस, इरिगेशन, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल थे गवर्नर के और उसकी काउंसिल के, और वो रिस्पॉन्सिबल थे टू दी लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे जैसे कि एजुकेशन, इरिगेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सब लाया गया था बाय द गवर्नमेंट एडेड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, ठीक है। चलिए फिर हमारा रिजर्व सब्जेक्ट्स में कौन कौन आएंगे, तो रिजर्व सब्जेक्ट्स में हमारा पुलिस आएगा, लैंड रेवेन्यू आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं आएगा। तो तीनों ऑप्शन चूज़ करना है, तो 1, 3, 4, तो आंसर होगा 1, 3, 4। हमारा 1919 में हमने डायरकी इंट्रोड्यूस की प्रोविंशियल लेवल पे, और यहाँ पे सब्जेक्ट्स डिवाइड किए गए, रिजर्व सब्जेक्ट्स एज वेल एज ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक वर्क है, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन है, इंडस्ट्रियल रिसर्च, एजुकेशन है। और सब्जेक्ट्स जो कि रिजर्व लिस्ट में इंक्लूड करते जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस, लैंड रेवेन्यू, सारे इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट, वाटर, लेबर डिस्प्यूट्स, सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, ठीक है। फिर डायरकी सिस्टम प्रोविंसेस में कब से लाई गई, तो 1909 में लाई गई, ठीक है। वही सेम चीज़ें दी गई है। फिर बाइकैमरलिज्म फर्स्ट टाइम कब लाया गया, तो ये लाया गया था बाइकैमरलिज्म, लेट्स गो बैक टू आवर नोट्स। बाइकैमरलिज्म, लेट्स फाइंड बाइकैमरलिज्म, यहाँ आया लेकिन उससे पहले भी आ चुका था। बाइकैमरलिज्म एट द सेंटर 1909 होना चाहिए। लेट्स सी, आंसर है 1909, ठीक है। फर्स्ट टाइम आया था 1909 में, सेंटर में आया था। अपर हाउस बनाया गया जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, लोअर हाउस बनाया गया जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली है। काउंसिल ऑफ स्टेट में मैक्सिमम 20 मेंबर्स थे, और यहाँ पे लोअर हाउस में हमारे 140 मेंबर थे। 100 को इलेक्ट किया जाता था, 40 को नॉमिनेट किया जाता था। और जो इम्प्लीमेंटेशन था 1909 का, प्रोवाइडेड दैट 60 मेंबर्स जो हैं उस पे से was made with implementation, अच्छा 33 member and 27 members elected, 33 members, 27 nominated the council of state में। और number of members of the central legislative assembly increased 143 to इतना, ये ना इतना बकवास अपने को याद नहीं करना है, we will have to remember कि क्या होता है। तो जब हम बोलते हैं कि हमने डायरकी लाई, सॉरी हमने बाइकैमरलिज्म लाया, 2 सदनीय सिस्टम लाया, तो उस 2 सदनीय सिस्टम में क्या होगा, तो हमारे 2 हाउसेस है, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ठीक। बस इतना हम याद करेंगे, इतना 3-5 हम याद नहीं करेंगे। फिर बाइकैमरलिज्म हमारा कब आया था, 1909 में आया था। चलिए पढ़ते रहिए, हो गया। अब आगे की टॉपिक हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, कितना इस टॉपिक को पढ़ते रहेंगे। 1 घंटा 8 मिनट हो चुका है, तो पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।